नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा से पारित हुआ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013। 2 साल में मामलों का करना होगा निपटारा। दोषियों को 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान। भ्रष्टाचार गंभीर अपराध की श्रेणी में होगा शामिल। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोक के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का दिया सुझाव। कहा, राजनीतिक दलों समेत सभी पक्षों से बातचीत कर सरकार निकाले समाधान। कानून मंत्री ने सभी से विचार विमर्श का दिया भरोसा। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी नहीं हो रही है कम। राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी जानकारी। 2017 में 2% बढ़ी आबादी। कहा, अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को द्विपक्षीय स्तर पर कई बार उठाया। काफी वक्त से लंबित रहे भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को राज्यसभा ने पारित कर दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसमें पहली बार रिश्वत देने के मामलों को और रिश्वत देने वालों को भी सजा के दायरे में लाया गया है। लोकपाल की नियुक्ति के मसले पर भी उन्होंने साफ किया कि सरकार ने लोकसभा में नेता विपक्ष की जगह सबसे बड़े दल के नेता को शामिल किया है और नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 स्थायी समिति, लॉ कमीशन और सिलेक्ट कमेटी से कई सुधारों के बाद आया है और इसमें सभी जरूरी सुधार कर लिए गए हैं। उन्होंने विपक्ष की ओर से लोकपाल की नियुक्ति के मुद्दे पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। This was beyond our control because the Speaker of the Lok Sabha failed to acknowledge any party as an opposition party because she had to be guided by the figures and the guidelines. Now that is not our fault. If the people of this country did not vote a certain party in sufficient numbers to be recognized as a official opposition party. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि मूल विधेयक के विपरीत इसमें लोक सेवकों को रिश्वत देने वालों को भी आरोपी मानकर उनके खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि रिश्वत देने वालों को अब अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 7 दिनों की बजाय 15 दिनों का वक्त मुहैया कराने पर सरकार सहमत है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। लोकपाल तो अपने बनाया नहीं, हमारे समय बड़ा आंदोलन किया, सब लोग आंदोलन में, प्रचंड आंदोलन हुआ, लोकपाल बनाओ, लोकपाल का कानून बनाओ। अब लोकपाल कहाँ है? हम तो यहाँ आ गए पर लोकपाल कहाँ गया, ये सवाल है आज। और आगे के लिए जो भ्रष्टाचार करेंगे, आप लोकपाल बनाएंगे, फिर वो लोकपाल अनुमति देगा। मेरे आपसे एक आग्रह है, इसमें संशोधन लाएं। लोकपाल की जगह यह अधिकार सरकार का होना चाहिए। कि भाई जो एनएन वोहरा साहब की जो एक गृह मंत्रालय में एक रिपोर्ट रखी गई थी, हिंदुस्तान के अंदर तमाम संगठित अपराधों पर एक रिपोर्ट, बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, आज तक सदन ने चर्चा नहीं किया उसके ऊपर। तो आखिर हम भ्रष्टाचार निवारण करना किस लिए चाहते हैं? Entire government, entire opposition, entire parliament, entire judicial system is looking helpless. This situation is not at all warranted, and therefore those who have taken money from the bank and the willful defaulters, in spite of their ability to repay, they are not repaying. They must be covered under the Prevention of Corruption Act. बीजेपी और जेडीयू की ओर से बिल के प्रावधानों को भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया गया। जो सबसे बड़ा परिवर्तन हम लोग लेकर के आए हैं और इस बिल को ये सदन भी पूरा समर्थन दे रहा है कि केवल रिश्वत लेना ही अपराध नहीं है। अगर हम समाज में एक मॉरल कॉन्शियसनेस खड़ा करना चाहते हैं तो रिश्वत देना भी अपराध है, और इसलिए इसमें रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों को ही अपराध की श्रेणी में किया गया है। लेकिन केवल रिश्वत देना और लेना नहीं है, जो बीच में जो बिचौलिए का काम करते हैं उनको भी इस परिभाषा के अंतर्गत लाया गया है।
दरअसल यूपीए सरकार के समय 2013 में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी, लॉ कमीशन और फिर सिलेक्ट कमेटी में जांच के लिए भेजा गया। सिलेक्ट कमेटी की कई सिफारिशों को बिल में जगह भी दी गई है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने सरकार से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करने की अपील की है। तमाम दलों के सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए इसे गंभीर मसला बताया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे संवेदनशील मामला बताया। उन्होंने केंद्र सरकार को इस मसले पर राजनीतिक दल समेत सभी पक्षकारों से चर्चा कर राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया। This issue of misuse of the social media is a larger issue and also a sensitive and serious issue. We can't come to conclusions on one side, and you can't take unilateral action also. The moment government does something, then there will be criticism and also opposition. And then at the same time, can you allow this situation to go on? What is happening? So keeping this in mind, I can only suggest to the government to hold discussions with all the stakeholders, including political parties, and then try to evolve a national policy, because this will have international ramifications also. इससे पहले जेडीयू सांसद हरिवंश ने शून्यकाल के दौरान सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अफवाह से लोगों की जान जा रही है। उन्होंने हालात से निपटने के लिए सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। कभी गौ हत्या, कभी बच्चा चोरी, कभी उन्माद की अफवाह, फिर भीड़ तंत्र का अराजक होना, इसका समाधान क्या है? दो ही रास्ते हैं, कानून और तकनीक। आज तकनीक की दृष्टि से इसको किस रूप में नियंत्रित किया जा सकता है और आत्म नियंत्रण में लाया जा सकता है, ये कोशिश होनी चाहिए। दूसरे सांसदों ने भी मॉब लिंचिंग और अफवाहों के बाद होने वाली हिंसा पर चिंता जाहिर की। So I would urge upon the government that since the matter is posted on 20th of August, before that or at the earliest convenience, the government should come up with a comprehensive legislation before both the houses of parliament. What is happening in the current period in our history, in the name of cow terror attacks, in the name of love jihad attacks, in the name of interfaith marriages, fighting against them, violence has been unleashed. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस मामले में सरकार गंभीर है और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। I don't want to name a group, sir. I've already issued notice to him. If you are equally responsible for your technological platform, if it is being used in large number for abuse, they have reverted to me. They're also educating, sir. We are taking, but this session I take on board, sir. Right. I'll hold a consultation. केंद्र सरकार ने इस मसले पर सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए भी सहमति जताई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण नीति को कमजोर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। शून्यकाल के दौरान सदस्यों की ओर से उच्च शिक्षा में आरक्षण का मुद्दा उठाए जाने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री की यह प्रतिक्रिया आई। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने शून्यकाल के दौरान उच्च शिक्षा में आरक्षण का मुद्दा उठाया। यूजीसी के हालिया आदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। यूजीसी ने 5 मार्च 18 को एक विभागवार रोस्टर का आदेश दिया, 13 पॉइंट रोस्टर। पहली, दूसरी, तीसरी जो पोस्ट होगी वो अनरिजर्व्ड होगी, चौथी ओबीसी को होगी, 5वीं 6वीं अनरिजर्व्ड होगी, 7वीं शेड्यूल कास्ट को होगी, 8वीं ओबीसी को होगी, 9वीं 10वीं 11वीं अनरिजर्व्ड होगी, 12वीं ओबीसी को होगी और 13वीं अनरिजर्व्ड होगी। मतलब ये हुआ कि इन 13 सीटों में 9 अनरिजर्व्ड होंगी और 4 जो हैं उनमें 3 ओबीसी और 1 एससी का
उम्मीदवार होगा, एसटी कभी कोई रिजर्वेशन इसके बाद नहीं एसटी को मिल सकता। और अभी नई जो गाइडलाइंस हैं यूजीसी की जो सर्कुलर है 5 मार्च 2018 on the direction of the Ministry HRD, each department in a university should be treated as unit. Thus, if the number of posts per department is 1 or 2, no reserved posts will be available. उत्तर भारत में या दक्षिण भारत पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों में रोष व्याप्त है। इससे पहले जब लागू हुआ था आरक्षण तब से लेके आज तक वैकेंसी नहीं आई, लेकिन जिस दिन से ये सर्कुलर आया, सर्कुलर के बाद से प्रतिदिन सर ये वैकेंसी आई है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदस्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि यूजीसी का सर्कुलर अदालत के आदेश के अनुरूप था। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है। अचानक सर्कुलर नहीं निकाला, इसको फोर्स हुआ एक तरह से, क्योंकि ये निर्णय कोर्ट का है और कोर्ट माने केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कायम किया। हमने सभी संबंधित विभागों से चर्चा करके 2 एसएलपीज दायर किया है। एक यूजीसी ने भी एसएलपी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और एक एसएलपी दायर किया है एमएचआरडी करके, हमने भी किया है। तो ये 2 एसएलपीज दायर की है। अब 13 अगस्त उसकी तारीख है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने ये भी साफ किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दोनों जगह लोग गिरफ्तार। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई मुद्दे उठे। एक प्रश्न के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन को बताया कि सीबीएसई ने दोबारा पेपर लीक को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। गुरुवार को राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन को आश्वस्त किया कि सीबीएसई पेपर लीक मामले में दोषी पाए गए लोगों को सजा देने और परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। जीआरई, जीमैट समझो या कैट की परीक्षाएं इस तरह से होती है, अनेक देशों में होती है जीआरई, जीमैट, लेकिन कहीं शिकायत नहीं आती है। हर एक को क्वेश्चन पेपर भी अलग आता है, लेकिन एक सिस्टम है। तो उस तरह से परीक्षा पर बहुत सीरियस विचार करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की है और उससे ये स्थिति सुधरेगी। अन्ना द्रमुक के सांसद विजिला सत्यानंद के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन को आश्वस्त किया कि मोबाइल ऐप के जरिए पासपोर्ट बनवाने में सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। 19 पासपोर्ट सेवा केंद्र जिनकी आप बात करें, नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट मिल रही है, नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट मिल रही है और 7 दिन से ज्यादा तो लग ही नहीं रहा है। इसलिए जो शॉर्टेज है वो हर जगह है पूरे डिपार्टमेंट्स में, लेकिन उसके कारण सर्विसेज सफर नहीं कर रही हैं, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकती हूं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यों को मिलने वाले फंड को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन के तहत 90% फंड राज्यों को रिलीज किया जा चुका है। As I mentioned, the release of funds is in 3 installments. First 20%, then 40%, and the next 40%. Monitoring committee. There is an IRMA. There is something called an independent review monitoring agency which has to do this. And this IRMA will also issue, which certify that. But the states have to certify themselves and come back with their SAAPs. आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर और फंड मिल सकते हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने इस धारणा को खारिज किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश के आधिकारिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जानकारी दी कि 2017 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी में 2% की वृद्धि हुई है। 2011 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी 8.4% थी, जो 2017 में बढ़कर 10.7% हो गई। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने वक्त वक्त पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के मुद्दे को द्विपक्षीय स्तर पर उठाया है, साथ ही उसका समाधान निकालने का भी प्रयास किया है। कि बांग्लादेश की अपने ब्यूरो का एक स्टैटिस्टिक्स आया है 2017 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2011 में 8.4% हिंदूस थे, जो आज बढ़कर 10.7% हो गए। तो ये एक परसेप्शन बन गया है कि पलायन हो रहा है,
हिंदू की संख्या घट रही है। ये उनका अपना आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, जिसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ तक बांग्लादेश में सवाल है माइनॉरिटीज़ के ट्रीटमेंट का, ये ठीक है कि काफ़ी से ज़्यादा घटनाएं होती हैं, अटैक्स की घटनाएं भी होती हैं, हत्या की घटनाएं भी होती हैं, लेकिन ये भी हम देखें कि बांग्लादेश सरकार जो कहती है कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई उन्होंने की है। तो ये थे राज्यसभा समाचार। नमस्कार।